एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास मतलब चैप्टर नंबर 12 क्लास 12। ओके, और गाइस ये हमारे चैप्टर का नाम है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, और पार्ट नंबर 3 है इसका। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 हमने लेंजेस लॉ तक अच्छे से सब कवर कर दिया है। माय डियर, आज हमें पढ़ना है जनरेटर के बारे में और बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक जाना पहचाना टॉपिक है जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार आपको तो पता ही, आप वैसे भी शेयर करते ही हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो या फिर कहीं पर भी आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी, तो वहां पर जाओ और पूरा का पूरा जो हमारी लिंक है वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ। और गाइज आप लोग वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले सकते हो। ओके, तो गाइज आज हमें बेसिकली पढ़ना है जनरेटर के बारे में। अब कौन नहीं जानता है जनरेटर को। जनरेटर में से करंट का प्रोडक्शन होता है, ये हमने साइंस 1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, उसमें हमने पढ़ा था कि हम AC और DC दोनों करंट का प्रोडक्शन करते हैं। चलो, बहुत लोग बोलेंगे क्या सर ये तो हम भूल गए 10वीं क्लास का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 12th में भी चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ के रखा है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इस चैप्टर में भी आपने ऑलरेडी इस जनरेटर के बारे में पढ़ रखा है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि जनरेटर कैसे काम करता है, मतलब जो फंक्शनिंग है जनरेटर की वो हम ऑलरेडी जानते हैं। क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे दो मैग्नेट है और मैग्नेट में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई भी कंडक्टर या कॉइल, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, अगर हमने अगर गाइस कोई भी आर्मेचर के थ्रू, आर्मेचर जो हमारा ये यहाँ पे पट्टी जो घुमाएगा, उस आर्मेचर के थ्रू हमने पूरे जो कॉइल को बीच में रख दिया दोनों मैग्नेट के बीच में। सो अगर इसको हम मूव करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और जब माय डियर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसके ऊपर EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, तो ये बातें गाइस आपको सब जाननी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि कितना EMF इंड्यूस होगा, ये आज हमको जानना है, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें आज हमको पढ़नी है। ठीक है, मतलब हम ये जानते हैं कि कितना EMF प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, मतलब लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा जो EMF है वो E=BLV। V क्या है हमारा, कितने की वेलोसिटी से ये जो हमारा यहाँ पे मतलब कंडक्टर बोलो, कॉइल बोलो, जो आपकी मर्जी, वो रोटेट कर रहा है। L मतलब कितना लेंथ है, B मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, और E हमारा EMF है जो कि इंड्यूस होता है। ठीक है, तो एक बात बस अपने लाइफ टाइम में याद रखना कि कितना, मतलब अगर कभी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है या फ्लक्स चेंज होता है तो हमेशा याद रखना माय डियर कि उसमें कोई भी कॉइल में जो भी कॉइल उस मैग्नेटिक फ्लक्स में रहेगा उसमें हमेशा EMF इंड्यूस होता है। अब मैं आपको दो कैटेगरियां दिखाता हूं। अब गाइस एक आप ही बताओ, हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लोग क्या करें, कोई बैटरी वगैरह का इस्तेमाल करें और बैटरी का इस्तेमाल करके इसे रोटेट करना स्टार्ट कर दें, और या तो फिर माय डियर हम लोग कुछ ऐसा एक्सटर्नल चीजें अप्लाई करें जिससे कि ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाए। दो तरीके हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा मोटर था, मोटर उसकी भी वर्किंग सेम है, और ये जनरेटर है इसकी भी वर्किंग सेम थी। आई होप कि आपको शायद याद होगा कि आपने जब देखा था क्लास 10th में भी, तो सेम इसकी डायग्राम थी, मोटर की और जनरेटर की दोनों की डायग्राम सेम थी, हालांकि फंक्शनिंग अलग है। मोटर क्या करता है, मैकेनिकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि हमारा जनरेटर खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, यानी EMF इंड्यूस करता है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये सब जानते हैं। तो सिर्फ फर्क इतना ही होता है ना माय डियर, जानते हो कितना फर्क होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि अगर हमने बाहर से कोई चीज अप्लाई की बाहर से, और हमारा ये कॉइल मूव करने लगा, क्योंकि हमारा सिर्फ चीज यही होती है कि हमारा कॉइल मूव करे। जैसे कि आपने टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर साइंस 2 में चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th में पढ़ा होगा कि हमने थर्मल पावर प्लांट हमने देखा था, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें कि हम टरबाइन को घुमाने के लिए कोई भी बाहर की सोर्स का इस्तेमाल किया करते हैं, बस टरबाइन घूम जाए हमारी और कुछ नहीं, तो हम कोई भी बाहर का सोर्स यूज करते थे। फिर हमारा वहां पे जनरेटर लगा रहता था, वही काम करता था, तो हम कोई भी बाहर का सोर्स यूज करते थे टू रोटेट दिस कॉइल। ठीक है, तो हम इसे जनरेटर कहेंगे। लेकिन अगर माय डियर ये इट्स ओन खुद यहीं से अगर रोटेट हो जाए,
बाय सम इंड्यूसिंग करेंट्स और बाय सम किसी चीज की वजह से, कोई टॉर्क के वजह से, तो फिर हमारा वो मोटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा वो मोटर, तब वो हमारा जनरेटर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको बाहर से मूव करें तो फिर हमारा वो जनरेटर कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा। यही इतने छोटा सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, आप कसम से कहता हूं यही बस डिफरेंस है। ठीक है, आपको बिलीव भी नहीं होगा। चलो खैर आगे देखते हैं। हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, हमारा जो कॉइल था एक बार इधर रोटेट करेगा, समझ रहे हो ना, मतलब कि कंडक्टर मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो पैरेलल मूव करे, और गाइस हमको पता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल ही होती है, और आपकी कंडक्टर भी अगर पैरेलल ही मूव करेगा तो ईएमएफ हमारा जीरो रहता है। ये हमने सोलेनॉइड के केस में पढ़ा था। आई होप कि आपको याद होगा, ये हमारी सोलेनॉइड है, और जब हमारा कोई अंदर से कोई अगर मान लो इसके अंदर कंडक्टर डाल के रखा है और इसमें से करंट फ्लो कराते हैं, तो जो इसके अंदर का हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नल रहता है, जीरो। कैसे, ऐसे जीरो रहता है, मतलब जीरो इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे कोई भी पैरेलल है तो जो हमारा करंट इंड्यूस होता है वो जीरो रहता है। हमने सोलेनॉइड के केस में भी दिखा था। तो हमको सिर्फ इतना ही देखना होता है कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस एक सेम डायरेक्शन में है और हमारे कंडक्टर का मोशन उसी सेम डायरेक्शन में अगर हो रहा हो, तो हमको समझ जाना है कि हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस तो होगा लेकिन वो एक भी नहीं, जीरो होगा। तो इनडायरेक्टली हुआ ही नहीं, हम यही कहेंगे, है ना। तो ये बातें आपको जाननी है, ये सब केसेस है आपको याद रखने। ठीक है, अगर हमारा डाउनवर्ड में हुआ तो होने दो ना। हमने पढ़ा है कि चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए चाहे अपोजिट जाए, करंट तो इंड्यूस होना है ना। लेकिन एक फर्क होगा कि हमारा जो करंट इंड्यूस होगा, लेकिन करंट जो हमारा इंड्यूस होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। भले कंडक्टर अगर अपोजिट मूव करेगा तो करंट भी अपोजिट ही होगा, सो सिंपल। तो ये चीजें आपको जान के रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर। मान लो कि हमारा वही कोयल रोटेट कर रहा है। अब रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल डायनेमिक्स तो भाई अप्लाई होगा ही होगा। हमको मालूम है कि थीटा जो हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टाइम टेकन टी, है ना। तो कितनी वेलोसिटी अप्लाई होती है, यानी एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन कर रहा है ना यार, तो एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, यानी ओमेगा, ये है हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि कॉइल इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर स्टार्ट किया उसने 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड से, तो 10 रेडियन पर सेकंड ही चलेगा। ये बात ध्यान रखना पूरे थ्रू आउट दी सर्कुलेशन और थ्रू आउट दी फंक्शनिंग। ठीक है, हमारा जो कॉइल रहेगा रोटेट कर रहा होगा तो वो कॉइल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ चलेगा। अब जो हमारी फील्ड थी मैंने उसको बी बार माना, हमारा एरिया भी था, कुछ एरिया भी भाई होता है ना, बीच में मैग्नेट के बीच में दो एरिया यार, वो एरिया हमारा कुछ ना कुछ रहेगा, मैंने उसको एरिया वेक्टर मान लिया ए बार। अब माय डियर, हमारा जो यहाँ से हमारा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा जाता है तो यहाँ पे फ्लक्स भी प्रोड्यूस होता है। तो मैंने उसको, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा नॉर्मली फ्लक्स ही होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही फ्लक्स है। बस हमें गिवन अमाउंट ऑफ एरिया में जब चेक करें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, उसकी इंटेंसिटी को चेक करें तो हमारा फ्लक्स कहलाता है। हमने लेंजेस लॉ में, हम इसके पहले वाली वीडियो में सब पढ़ चुके हैं, मैंने आपको फ्लक्स भी बता चुका है। तो मैंने फ्लक्स को फाई बी से, यानी कि बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उससे दिखाया है। थीटा की वैल्यू अगर कोई रोटेशन करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी होता है, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा है। हम लोग को मालूम है गाइस कि हमारा जो फ्लक्स होता है ना वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम कॉस से रिजॉल्व करते हैं, कॉस थीटा से। अब ये ऊपर का वेक्टर गायब हो गया, देखो बी ए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, बट थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, हमने यहाँ पे ओमेगा टी डाल दिया। दिस इज द आवर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दी मैग्नेट। ओके, चलो अब याद रखना अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। हमारा, हम लोग को मालूम है, हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि अगर मान लो हमारा फ्लक्स चेंज होता है, ध्यान देना, डी फाई बाई डी टी, मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना, डी मतलब चेंज। डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, याद रखना मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन था। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा ईएमएफ कहलाता है। आप बोलोगे फिर ये एन काहे के लिए लिखा है, तो कितने नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म कर रहा है हमारा वो कॉइल। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे लिखा है, और माइनस साइन तो फैराडेज लॉ हमको मालूम ही है। ठीक है, अभी अभी हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाली है बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे हम इसका फटाफट डेरिवेटिव कर देंगे, तो डी बी ए ये तो हमारा कांस्टेंट है, साइड में गया। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होता है, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी होगा, लेकिन बाद में ओमेगा टी का भी होगा, तो ओमेगा साइड में जाएगा और टी का वन, तो देखो यहाँ पे ओमेगा आ गया, समझ गए। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो ये मत बोलना कि ये कहां से आया भाई, ये मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ई इज इक्वल टू हमको ये मिल गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब बोलोगे माइनस साइन कहां चला गया, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, याद रखना अच्छे से। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नाउ गाइज, अगर मान लो हमें कंडीशन दे दें कि हमारा जो ओमेगा टी है
अगर मान लो या तो ये हमारा मान लो सपोज 0 हो गया, नहीं चलो हमारा 90 हो गया, 90 या तो फिर 270। अगर 90 है तो +1 वैल्यू आएगी, अगर 270 है तो -1 वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि साइन 90 1 होता है और साइन 270 -1 होता है। तो गाइज हमारा 90 और 270 पे जब हमारा मतलब जो कॉइल रहेगा, आपको मैं कॉइल दिखाता हूं, हमने देखा भी था कि वो कैसे ऊपर नीचे रोटेट करता है, तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, समझ रहे हो ना। तो या तो 90 में जाएगा तो 270 में जाएगा। एंगल ऐसे बनता है, हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th, हमने ये चीज उसमें पढ़ रखी है कि मैक्सिमम रोटेशन 90 और 270 पे ही करता है हमारा मतलब जो कॉइल रहता है। तो गाइज यहाँ पे अभी क्या होगा कि हम पुट करेंगे, हमने जब साइन ओमेगा टी के जगह में +1 -1 दोनों पुट किया तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, लेकिन 1 को रख के कोई फायदा ही नहीं है, तो NBA ओमेगा आ जाएगा ओनली। अब हमने इसको एक कंडीशन दे दी कि चलो भाई अब ये पूरी की पूरी वैल्यू, एक जो वैल्यू है उससे मैंने ±E0 ले लिया, मतलब हमारा अगर E इस कंडीशन के लिए है, ये मेरा मेन फॉर्मूला है, तो मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देखा तो मैंने उसको E0 बता दिया, मतलब मैंने पर्टिकुलर कंडीशन इन द सेंस कि मैंने ±1 पे चेक किया है तो मैंने उसको E0 बता दिया। और E क्या था, E हमारा साइन ओमेगा टी वाले में था, समझ गया। चलो तो इन दोनों का जो रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा E = E0 साइन ओमेगा टी, आप देख सकते हो कैसे। NBA ओमेगा क्या है, E0 है, तो NBA ओमेगा क्या होगा, E0 होगा, अंडरस्टूड और नॉट, उसी वैल्यू में घुमा के हमने यहाँ पे डाल दिया, यही तो फिजिक्स है, उसी वैल्यू में हम इंटरवेंशन करते रहते हैं। खैर छोड़ो, अब हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ रखा था कि जो हमारी ओमेगा होती है, ओमेगा मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ओमेगा = 2π/t, 2π यानी 360 अपॉन टाइम टेकन टू टेक कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। अब हमने देख के रखा है कि 1/t क्या होता है, 1/t = फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा यहाँ पे हम n से दिखाया हूँ, आप f से दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे f लिख दिया, आपकी बुक में भी f दिया इसलिए मैंने f यूज किया है, कोई कोई टीचर n भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पे 2f आ जाएगा, मतलब मैं ओमेगा के जगह में 2f डाल सकता हूँ, डाल दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है। तो वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉइल, मतलब जो हमारा यहाँ पे ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट में कितने बार कॉइल रपर अप घूम सकता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में या एक कंप्लीट टाइम में कितना घूम सकता है, वो हमारी f होगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके चलो, तो माय डियर फाइनली हमको यही रिलेशन मिला, मतलब ये हमारा कंप्लीट और फाइनल रिलेशन है, ठीक है, E = E0 sin 2π/ft तो ये हमारा कंप्लीट मतलब रिलेशन है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग जनरेटर से क्लास 10th में पढ़े थे कि 2 तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक तो AC और एक DC। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हमारी AC करंट होती है इसमें हमारा हमेशा डायरेक्शन चेंज होता है, जैसा कि देखो हमने वहां पे देखा कि प्लस और -270 या फिर 90, मतलब हमने दोनों कंडीशन पे चेक कर रखा है, मतलब हमने एक बार प्लस पे चेक किया, एक बार हमने माइनस पे चेक किया है ना। देखो एक बार हमने +1 लिया था, एक बार -1 लिया था, तो यानी कि आवर करंट प्रोडक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। अब आप ही बताओ यार, EMF जानते हो क्या होता है, EMF हमारा वही V = IR, फॉर्मूले में जो V होता है वही हमारा EMF है, EMF वोल्टेज कहलाता है यार। तो अगर EMF चेंज होगा तो करंट चेंज नहीं होगा, आप ही बताओ जरा। तो जो E की वैल्यू है वो हमारा EMF है, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, EMF मतलब वोल्टेज कहलाता है। तो जब ये चेंज होगा भाई, ये अगर हमारा मान लो यहाँ पे प्लस है माइनस है, देखो कभी प्लस हो गया कभी माइनस हो गया, तो EMF चेंज हो रहा है, मतलब करंट भी प्लस माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कभी प्लस तो कभी माइनस, तो इसका मतलब जो चेंजिंग करंट होता है वो हमारा AC कहलाता है। तो एक बात क्लियर हो गई, क्लियर कट हो गई कि अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होगा तो हमारा जनरेटर, जो सेम जनरेटर AC करंट को प्रोड्यूस करेगा, समझ गया। तो उसको हम कैसे ग्राफ में दिखाएंगे, DC करंट के लिए तो कुछ ग्राफ ही नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। हमारा ऐसे ग्राफ रहता है, नीचे की तरफ हम निगेटिव जाते हैं, ऊपर हम पॉजिटिव जाते हैं, इधर हम पॉजिटिव जाते हैं, इधर हम निगेटिव जाते हैं। अब आप ही बताओ कि देखो, अब ध्यान देना, कभी ऊपर कभी नीचे, स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर हूं, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये लेता हूं, देखो ये अभी ऊपर हूं, अब देखो मैं नीचे गया मतलब निगेटिव, अभी मैं ऊपर गया मतलब पॉजिटिव, फिर नीचे गया मतलब निगेटिव, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव ना। तो कंटिन्यूअसली आई एम चेंजिंग I0 AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा कंटिन्यूअसली डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, जो कि जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। बट व्हाट अबाउट DC में सीधा ऐसा, बस खत्म कहानी, खत्म, बस इतना ही। DC डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट, नो फ्लक्चुएशन, नो चेंज इन डायरेक्शन। ये बैटरीज में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं हम एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, वो DC करंट स्टोर रहती है हमारे फोन की बैटरी में, हमारे जो घर में बैटरी होती है शादी वगैरह में लगाते हैं बड़ी बड़ी बैटरियाँ,
उनमें डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। बट अल्टरनेटिंग करंट हमारे कंटिन्यूअसली डिवाइस में आती है, जो कि हमेशा अल्टरनेट होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा एफ जो होती है वो चेंज होती रहती है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारा ई चेंज नहीं होगा। क्या हमने अभी डिराइव किया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2π/ft, हमने यही डिराइव किया ना। अब एफ की वैल्यू चेंज होगी तो ई भी चेंज होगा कि नहीं होगा। सो सिंपल यार, ठीक है। तो हमारा ये सब चेंज होगा। ओके, ये बातें आपको जान के रखनी, तो ई की वैल्यू चेंज होनी फिक्स है। खैर, अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। अब बैक टॉर्क क्या है, उल्टा टॉर्क। मतलब अभी देखो आपको दिखाता हूं यहाँ पे, अब आप समझ के रखना अच्छे सारी चीजों को। सपोज दिस इज द जनरेटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरेटर है, ठीक है। और इस जनरेटर में हमने क्या किया, देखो टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। टॉर्क अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टॉर्क। अब जब हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं तो अभी देखो हमारा टॉर्क ऐसा है, अगर हम ऐसा अप्लाई करें तो बैक टॉर्क। समझ गया। फिलहाल हम इसको अच्छे से समझते हैं, जो कि बेसिक है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो बैक ईएमएफ गाइस, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चाहे कुछ भी हो, जनरेटर हो अगर वर्क कर रहा है, और बैटरी के साथ अगर आप जनरेटर को वर्क करते हो, तो वो हमेशा मोटर बन जाएगा। क्योंकि हमारा मोटर कभी भी बैटरी से चलता है, आपने देखा होगा। मोटर किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी में फिलहाल चलती है, लेकिन आप बैटरी से भी चला सकते हो। तो हमारी फंक्शनिंग सेम होती है। तो अगर हमारा जनरेटर है, देखो सेम प्रोडक्शन था, सेम मैग्नेट, सेम बीच में कॉइल, सबका सेम ही तो रहता है। बस डिफरेंस इतना है कि अगर आप बैटरी का इस्तेमाल करके जनरेटर को चलाते हो तो वो मोटर का काम करता है। समझ गया ना, बस वो घूमेगा, एक्सिल घूमता है, और हम कोई भी पंप वगैरह एग्रीकल्चरिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अगर वही मोटर, अगर गाइस हम लोग कोई एक्सटर्नल मतलब कुछ बाहर से, जैसे थर्मल पावर प्लांट में थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का अगर हम इस्तेमाल करके और अपने मोटर को चलाएं, तो हमारा वो जनरेटर का काम करता है। समझ गया, तो वो हमारा जनरेटर के जैसे काम करेगा। मतलब अगर हम जनरेटर को बैटरी से चलाते हैं, बैटरी से मतलब बाय करंट, बाय यूजिंग करंट, अगर बाय यूजिंग करंट चलाओ जनरेटर को, तब तो वो हमारा मोटर बन जाएगा। हमको इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस करेगा यार, हम खुद इलेक्ट्रिसिटी उसको दे रहे चलाने के लिए, वो क्या इलेक्ट्रिसिटी हमको देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। लेकिन अगर मोटर में हम एक्सटर्नल फोर्स लाइक थर्मल एनर्जी, हीट का फ्यूल को जला करके, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, या विंड एनर्जी, या फिर सोलार एनर्जी का इस्तेमाल करके, कोई ना कोई एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर हम मोटर को चलाएं, तो वो जनरेटर का काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यही तो पूरे इंडिया में पावर प्लांट जितने हैं, इसी से तो इस्तेमाल होता है, यही से तो तब चलते हैं। समझ गया, ये बातें आपको समझनी है। सो माय डियर, अब आप मुझे बताओ, सिर्फ इतना ही है, अब आपको यहीं से आगे बढ़ना है। आपको बैक ईएमएफ समझ जाएगा, अभी ध्यान देना अच्छे से। अब हम आते हैं लेंजेस लॉ में। लेंजेस लॉ क्या बोलते हैं भाई, लेंजेस लॉ ये कहते हैं कि मान लो अगर मैं एक इंसान हूं, मैं खुद इंसान हूं, और मेरे सपोज दैट कि मतलब जिसने मुझे प्रोड्यूस किया, मैं अपने ही प्रोडक्शन के, जिसने मुझे प्रोड्यूस किया, मैं उसको ही अपोज करूं। मैं मतलब मेरे ही कॉज को अपोज करता हूं, जिसके वजह से मैं आया, मैं उसी को अपोज करूं। सपोज यू आर अ पर्सन, और आप अपने फादर की वजह से आए हो, सो अपने फादर को ही अपोज करो। सो यही है लेंजेस लॉ। समझ गए कि नहीं समझ गए, हमने पढ़ा भी था अच्छे से लेंजेस लॉ के बारे में। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जैसे कि देखो एक कॉइल थी, बीच में हमने एक मैग्नेट देखा था। अगर हम इस मैग्नेट को पास में, मान लो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेट को अगर हम पास में लाते हैं तो यहाँ पे साउथ पोल बनता है। समझ रहे, मतलब नॉर्थ पोल बनता है, नॉर्थ पोल। और कॉइल में जब नॉर्थ पोल बनेगा तो वो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, रिपल कर देगा। किसकी वजह से ये नॉर्थ पोल बना था, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ तभी ना नॉर्थ पोल आया इस कॉइल में। तो किसने प्रोड्यूस किया, ये मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया था। अब मैग्नेट ही जब प्रोड्यूस किया, पास में आया मैग्नेट, तो इसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल बन गया। और जब इसमें नॉर्थ पोल बनता है इसी कॉइल में, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल करने लगते हैं, तो ये इसी को रिपल करने लगेगा। मतलब उसी की वजह से यार फॉर्म हुआ और उसी को लात मार के भगा रहा है। मतलब यही तो कंडीशन थी कि आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। अब जब ये बोलते चल ठीक है मुझे भगा रहा है, तो ये दूर जाने लगता है। अब जब ये दूर जाने लगेगा तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, तो फिर से इसको अंदर अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब चल क्या रहा है आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। दिस इज द लेंजेस लॉ। मतलब लेंजेस लॉ अपने ही कॉज को अपोज करता है, जिसकी वजह से वो खुद फॉर्म होता है वहां पे कोई भी चीज। जैसे मान लो कोई ईएमएफ है, जिस मैग्नेट की वजह से फॉर्म होता है, उसी मैग्नेट को वो अपोज करता है। मतलब आने लगेगा तो रोक देगा, जाने लगेगा तो भी रोक देगा, मतलब कुछ नहीं करने देगा। और अगर वो मैग्नेट ही रुक गया तो फिर ये खुद भी रुक जाएगा। समझ गया, ऐसा है मतलब हमारा लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल टेंड्स टू अपोज द चेंजेस व्हिच कॉजेस इट। ये हमने पिछले वाली वीडियो में सब पढ़ा है, आप जाओ प्लीज एक बार देख लो। हम वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन भी सीखे थे, स्टार्टिंग में मैंने अच्छे से आपको बताया था,
ठीक है। तो भाई अब अगर इस केस में मैं मैग्नेट के केस में अगर बात करूं तो यहाँ पे वो कॉज है कौन आखिर, जो हमारा मतलब कॉज कौन है उस जनरेटर में। तो मैंने देखो दिखाया जिससे कि हमारा वो जो हमारा ये कॉइल है वो अटैच है, ये आर्मेचर। वो आर्मेचर ध्यान देना अच्छे से, वो जो करंट आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेटर करंट प्रोड्यूस करेगा। तो जब जनरेटर करंट प्रोड्यूस करेगा तो वो आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होता है ना, तभी तो हमारा बल्ब जल रहा था, आपने देखा भी रहेगा उसमें। अरे को दिखाता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे हमारा बल्ब जल रहा है, दिख रहा है आपको, बल्ब जल रहा है, आर्मेचर में अटैच है। तो आर्मेचर में करंट इंड्यूस हुआ तब ना उसमें अटैच है, समझ गया। तो हमारा करंट इंड्यूस हुआ और यही हमारा करंट ही वो कॉज है। ये करंट जब प्रोड्यूस होता है आर्मेचर में तो ही हमारा यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, समझ गया। मतलब कॉज कौन है ईएमएफ के इंडक्शन का, यहाँ पे मैग्नेट था। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हमारा वो जो करंट है आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वही करंट हमारा ईएमएफ के इंडक्शन का रीजन है। मतलब अगर करंट ही नहीं आएगा तो ईएमएफ कैसे आएगा, वोल्टेज आएगा क्या? आपके घर में अगर मान लो करंट ना हो तो वोल्टेज थोड़ा भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो आर्मेचर में अगर करंट है तभी तो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, समझ गया कि नहीं समझ गया। और अगर ज्यादा ईएमएफ अगर मान लो प्रोड्यूस हुआ, सोचो ध्यान देना अच्छे से, अगर ज्यादा ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हो गया, ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो ये इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा, मतलब खुद को ही कॉज को रोकेगा। तो अब आगे देख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, टेंड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट। अब देखो पहली बात, मेरी बात को समझना अच्छे से, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं। ये आर्मेचर में जब करंट प्रोड्यूस हुआ तो इसी करंट की वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ हमारी पूरी कॉइल में। अगर ये करंट नहीं होता तो ये ईएमएफ नहीं होता। लेकिन ये जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ना, तो ये सपोला है, सांप का बच्चा इसको इसी ने प्रोड्यूस किया और इसको ही मारने लगेगा। तो जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ ना, ये ईएमएफ खुद ही टेंड्स करने लगेगा टू रिड्यूस द आर्मेचर करंट। मतलब यार ये करंट नहीं प्रोड्यूस किया इंड्यूस ईएमएफ को, और ये ईएमएफ खुद ही करंट को रोकने लगता है, ठीक है, जस्ट बाय क्रिएटिंग सम मैग्नेटिक पोल और चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इन सब करके रोकने लगता है। तो गाइस जैसे रोकेगा, यानी कि ईएमएफ हमारा क्या कर रहा है, ये अनअवॉइडेबल, जिसको हम खुद रोक नहीं सकती, नेचर की प्रॉपर्टी है, किसी भी मैग्नेट की या करंट की प्रॉपर्टी है, हम इसे रोक कैसे सकते हैं, नेचर में ऐसे होता ही, अगर आप ऐसी पोजीशन में रख दो मैग्नेट को और करंट को तो होगा ही होगा। तो ये अनअवॉइडेबल ईएमएफ है, ये पक्का रोकता ही रोकता है करंट के प्रोडक्शन को। और इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ईएमएफ है इसको ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, उल्टा ये हमको ये पूरी अपनी ताकत, अपनी पूरी पावर को इस करंट को कम करने में लगा देता है, टू रिड्यूस द करंट ऑन द आर्मेचर, उसमें लगा देता है। और इसी ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। मतलब ये ईएमएफ उल्टा काम करता है, मतलब जिस करंट से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएमएफ ही हमारे करंट को अपोज करने लगता है। दिस इज द लेंजेस लॉ, अपने कॉज को ही अपोज करता है, जिसकी वजह से खुद पैदा हुआ उसी को रोकेगा। हाँ, पापा से बड़ा बनता है समझ रहे कि नहीं समझ रहा है तो हमारा ऐसे ईएमएफ को हम फिलहाल इस केस में ईएमएफ है हमारा, तो ऐसे ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर मान लो हमारा, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, एक आपको बताता हूं, कभी भी एक चीज ध्यान रखना, अगर करंट ज्यादा रहता है बिगिनिंग में, कोई मोटर मान लो चलना स्टार्ट करी, आपके पास एक मोटर है और मोटर चलना स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग, अभी देखो इस चीज को समझना, फिर इसका रीजन बताता हूं। तो अगर मान लो कभी भी एक मोटर है और मोटर में आपने करंट पास करा रही हो, तो स्टार्टिंग में जैसे मोटर स्टार्ट होगा ना, जैसे देखो हमने देखा रहेगा कि हमारा जब करंट हम फैन चालू करते हैं तो कैसे देखो एक झटके में झटके से फैन चलना स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर जुगाड़ू फैन है, खच्चर 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 चलता है ना। अगर आप बहुत फैंसी इंसान हो तो आप एसी वेसी लगा के रखोगे, अगर आप फैन वाले भी हो, चलो सबके घर में फैन होता है तो मस्त फैंसी वाला फैन रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, आपकी चांदी है, अच्छी किस्मत हो। लेकिन हमारे कैसे भाई ऐसा नहीं है, जो है वो सामने ठीक है। तो हमारे में कैसा है, एक बार चालू हो तो खट्टर 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 ऐसे फैन चलता है। तो जब स्टार्ट, देखो यही एक्सपीरियंस, फिजिक्स हम हीरो को जल्दी थोड़ी आता है यार, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल इतने अच्छे अच्छे होते हैं अपने इंडिया में, इसीलिए तो इंडियंस को फिजिक्स बहुत अच्छे से आता है और सबसे ज्यादा इंडिया ही इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारा गाइस फैन हमारा जैसे ही मूव करना स्टार्ट करता है, जैसे हम करंट देते हैं, बटन मारते हैं, तो खट्टे से देखो ऐसा स्टार्ट होता है, मतलब कितना झटका लगता है ना, कितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता रहेगा उस टाइम। तो बिगिनिंग में बहुत ज्यादा हमारी मोटर करंट खाती है, और एक बार जब चलना स्टार्ट कर देगा तो करंट बहुत कम खाता है। इसका रीजन क्या है हम ये देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो माय डियर आप ही बताओ, जैसे ही आर्मेचर मतलब मोटर चल रहा है, फैन के अंदर भी सेम चीज होती है, कॉइल घूमती है तो फिर करंट प्रोड्यूस होता है, सेम फैन में भी वही चीज सिस्टम है, जनरेटर लगा होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ध्यान देना अच्छे से, जैसे ही हमारा करंट आर्मेचर में आएगा, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे ही आर्मेचर में करंट आएगा, वो करंट तुरंत हमारे ईएमएफ को कॉज करने लगेगा।
ईएमएफ को प्रोड्यूस करने लगेगा। इस टाइम पे कोई बैक ईएमएफ कोई नहीं होता है, सिर्फ ईएमएफ रहता है, मतलब हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होता है। हमने आर्मेचर में जैसे ही हमारा करंट आया तो हमारा जो ईएमएफ है उस टाइम पे बस प्रोड्यूस हो रहा होता है। समझ गया ना, आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो जब आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारा ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, मतलब ईएमएफ बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है। समझ गया। लेकिन जब एक बार हमारा स्पीड पकड़ लिया और करंट आ चुका, पूरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुका, तो यही ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था? आर्मेचर में करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। तो उस टाइम पे जो हमारा ईएमएफ है, यही ईएमएफ क्या करेगा, ईएमएफ ज्यादा बढ़ जाएगा जब, तो यही ईएमएफ अपोज करेगा इस करंट को, इसको रिड्यूस करने में रेडी हो जाएगा। तो आर्मेचर का करंट डिक्रीज होने लगेगा। और जब आर्मेचर में करंट डिक्रीज होगा, कब? जब हमारा स्पीड अप हो जाएगा, पकड़ लेगी अच्छी फैन स्पीड, तो उसमें करंट कम लगने लगता है। तो आपने सुना भी होगा कोई गाड़ी को स्टार्ट करने में ज्यादा पेट्रोल लगता है, एक बार चलने लगती है तो कोई पेट्रोल नहीं लगता, कम लगता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। सोचो हम इंडियंस हैं, हमको ये सब मालूम है, हमारे घर वाले भी ऐसा बोलते हैं। तो यही रीजन है। स्टार्टिंग में हमारा जो करंट है वो ज्यादा अपोज करता है। फिलहाल करंट के केस में मैं कह रहा हूँ, मैं कोई पेट्रोल डीजल इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा कॉज ही जो होता है, मतलब लेंजेस लॉ कहते हैं कि भाई अगर जो चीज को तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने कॉज को ही वो अपोज करता है। तो यही रीजन यहाँ पे चलती है, ठीक है। चलो खैर, अगले अभी कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। आज हमारा यहीं तक हुआ, आगे बढ़ते हैं इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। अब माय डियर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मान लो सपोज दैट हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक वायर लिया, उसका रेक्टेंगल बनाया, वायर का रेक्टेंगल बनाया, ध्यान देना अच्छे से, बीच में सब खाली है, रेक्टेंगल ऐसी वायर बनाया, और उसको हमने ये प्लस प्लस जितना लिखा हुआ है सब मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने रख दिया। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जैसे आप इसमें रखोगे तो इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा, फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा। समझ गया। तो तीन टाइप से फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक F2, एक F1, एक F3, ऐसे फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एक हम फोर्स लगाएंगे, क्यों लगाएंगे ध्यान देना गाइस, हम खुद इसमें एक फोर्स लगाएंगे जिससे कि हमारा कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सके, ये प्लस प्लस वाला जो रेंज है इसमें मूव कर सके। इसमें क्यों मूव कराना है? बिकॉज वी ऑल नो दैट फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर एक कंडक्टर मूव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली इसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसके लिए हमें इधर बाहर से आगे पीछे हम घूमेंगे, एक बार इधर खींचेंगे, एक बार अंदर देंगे, समझ रहे ना। तो एक बार हम ऐसे आगे पीछे घूमेंगे, उसे खींचेंगे, तो बाय सम वेलोसिटी से खींचेंगे, ठीक है। तो जो जिस वेलोसिटी से हम लोग गाइस, जिस वेलोसिटी से हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखे हैं और आगे पीछे मूव कर रहे हैं, वो वेलोसिटी v है। एबीसीडी नाम की मैंने कॉइल लेके रखी है, एबीसीडी नाम की मैंने कॉइल लेके रखी है। अब आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे एबीसीडी आपको लिखा मिल जाएगा। इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा, मतलब फोर्स F1, F2 और F3 चारों तरफ से फोर्स प्रोड्यूस होगा, और एक हम यहाँ से बाहर से दे रहे हैं जो हमारा खुद का फोर्स है। ध्यान देना अच्छे से, अंदर कभी देते हैं हम, कभी अंदर देते हैं, कभी बाहर लेते हैं, ऐसा हम फोर्स देते हैं। और इस वजह से ये जो हमारा कॉइल है आगे पीछे आता है और चेंज होता है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। फिलहाल कितना वर्क किया हमको यही पता करना है आज। तो कितनी पावर, तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब कितना वर्क आप कर सकते हो, द मतलब अमाउंट ऑफ वर्क यू कैन डन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, तो कितना वर्क आप कर सकते हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, यही आपकी पावर कहलाती है। यानी पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यानी कि अगर हम गाइस लूप को कितना आगे पीछे देते हैं उसमें हमारा वर्क लगेगा, यानी कितनी पावर लगा रहे हैं, अगर हम पावर पता कर ले और कितने टाइम में वो पावर लगा रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, तो हमको ऑटोमेटिकली पावर मिल जाएगी। समझ गया, एकदम सिंपल सी बात है। तो वर्क पता करना है, कुछ कर रहा हूं तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। खैर आगे देखते हैं। तो P इज इक्वल टू V अपॉन मतलब ओमेगा अपॉन टी होता है, ओमेगा नहीं मतलब इन द सेंस ये W है, W मीन्स वर्क होता है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे जितना मैं इसको आगे दूंगा जितना पीछे लूंगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट है। समझ गया। अब देखो रेट ऑफ, अगर D अपॉन टी लिखता हूं तो मतलब क्या हो गया उसका मीनिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी कहलाती है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। समझ गया, कितने के फोर्स से और कितने की वेलोसिटी से मैं अंदर देता हूं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में और बाहर लेता हूं कॉइल को, तो वही मेरी पावर कहलाएगी, ठीक है। नाउ अब अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, बहुत अच्छा लेंजेस लॉ है, हर जगह आते हैं ये, पहुंच जाते हैं धमाका मार के। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिक्रीज होगा, ध्यान देना, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा अगर हम ईएमएफ को प्रोड्यूस करते हैं तो। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी ना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो एकदम सिंपल सी बात है ना यार। अगर डिक्रीज हो रहा है हमारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारा ईएमएफ मतलब तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही हो रहा है ना,
चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज ही हो रहा है ना। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ऑल्सो, लेंजेस लॉ ये भी कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे डिक्रीज करो, या फिलहाल डिक्रीज की ही बात इन्होंने की थी, इंक्रीज डिक्रीज दोनों की बात तो फराडे ने की थी। तो अगर डिक्रीज करते हो तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही होता है, चाहे जो भी हो जाए। अब लेंजेस लॉ नहीं मानते तो फराडे लॉ मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज करते हो तो पक्का ईएमएफ तो प्रोड्यूस होना ही है। बट कितना होगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई बी इज इक्वल टू जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटू जितनी एरिया गिवन होगी, तो बी इंटू ए। और एरिया किसकी, हमारे कॉइल की, कॉइल का जितना लेंथ होगा और कितना उसकी ब्रेथ है, आपको दिखा देता हूं। एक्स इज द ब्रेथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, उतना ही चेंज करेगा एल एक्स, वेयर एक्स इज द डिक्रीजिंग फ्लक्स। ठीक है, डिक्रीजिंग देन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब अगर एक्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। इट्स सो सिंपल यार, अगर आप एरिया किसी का डिक्रीज करते हो तो फ्लक्स भी डिक्रीज ही होगा ना। देखो ना, अगर आप मान लो एक्स की वैल्यू कम कर दो तो ये हमारी कॉइल भी कम हो जाएगी, और अगर कॉइल कम हो जाएगी, कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड बोलो, जो भी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड यहां से अगर आप कम कर देते हो तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। सो सिंपल। अगर आप देखो ये यहां तक आपका एक्स है, अगर इसको कम करके यहां पे ला दो तो फिर अपना कम हो जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड यार, और मैग्नेटिक फील्ड कम तो फ्लक्स भी कम ही होना है ना। तो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपना फ्लक्स। तो फिलहाल बी एल एक्स हमको एक आंसर मिला। ठीक है, फाई बी यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बोल सकते हो ना। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ वी नो दैट कि इफ एंड ओनली इफ, मॉड में लिखा मैंने, माइनस साइन इसलिए नहीं दिखाया, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब फ्लक्स क्या मिला, बीएलएक्स मिला। बीएल क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे कांस्टेंट है और हमारा लेंथ भी कांस्टेंट है। डीएक्स अपॉन डी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और डी क्या है, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी होता है, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, वही मिला हमको फिर से। नाउ गाइस अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हमारा अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब पक्का करंट तो पक्का प्रोड्यूस हो रहा होगा। वी ऑल नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर होता है। मैं मानूं कि अगर मेरा आई ये इंड्यूस्ड करंट है तो रेजिस्टेंस भी पक्का रहेगा, क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। दुनिया की कोई भी वायर ला लो, कोई कॉइल ला लो, कुछ भी ला लो, रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू आई आर, वेयर इज द ईएमएफ यानी वोल्टेज, एक ही बात होती है, मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज करंट इज इक्वल टू E अपॉन आर, आर इज द रेजिस्टेंस, और E की वैल्यू क्या मिली, BLV, यहाँ पे मैंने BLV डाल दिया, BLV अपॉन आर। हमको फाइनली एक रिलेशन मिला, I इज इक्वल टू BLV अपॉन आर, हमको ये मिल गया। समझ गया कि नहीं समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस वी नो दैट कि अगर हमारा जो कॉइल को मैं आगे ले रहा हूं, पीछे ले रहा हूं, तो उसमें एक फोर्स जनरेट होगा, उसमें एक फोर्स जनरेट होगा। कितना एरिया तक फोर्स लगेगा, जितना कि मैग्नेटिक फील्ड होगा और जितना उस कॉइल का लेंथ होगा, और कितना करंट उसमें से इंड्यूस हो रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है ये। तो हमको यहाँ पे लॉरेंट्ज लॉ के अकॉर्डिंग तो हमको यहाँ पे उतना ही फोर्स मिलता है ILB। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो क्रॉस वेक्टर है तो साइन थीटा आएगा, और साइन 90 अगर मैं 90 के एंगल में देखूं तो 1 होता है, साइन 90 1 पे मैंने चेक कर लिया। तो फोर्स कितना मिलेगा मुझे, फोर्स इक्वल टू ILB मिल गया, खत्म कहानी। नाउ गाइस चलो ठीक है, मैंने तो ये नॉर्मल फोर्स मान लिया, ठीक है, मेरा जो नॉर्मल खुद का फोर्स है, मैं जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा था वो मेरा फोर्स था। लेकिन व्हाट अबाउट दिस F2 एंड F3, हाँ तो ये भी बेसिकली भले उतना ही रहे लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे भी आएगा। तो फोर्स आर द इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल बी कैंसल टू ईच अदर, ऊपर इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसल ही करेंगे ना, तो F2 एंड F3 विल कैंसल ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, और इसीलिए वो कैंसल कर देंगे। बट व्हाट अबाउट दिस F1, तो माय डियर आप ही बताओ, जो मेरा F1 है वो इस साइड है और मेरा फोर्स इधर है, लेकिन मेरा फोर्स कैसा कांस्टेंट नहीं है, मैं कभी बाहर लेता हूं तो कभी अंदर देता हूं। तो मेरा फोर्स अपोजिट तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल रहेगा, क्योंकि मेरी मर्जी में कितना आगे पीछे देता हूं इसको, समझ गया। तो इसीलिए गाइस यहां पे ध्यान देना कि F1 जो होगा, और F1 याद रखो ना, F1 ये वाला है और हमारा वाला F है, हमने जो अभी डिराइव किया वो हमारा वाला था, F हमारा वाला है जो हम प्रोवाइड करते हैं कॉइल में चेंज करने के लिए, और जो F1 है वो खुद मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रहा था। तो F1 जो होगा वो टोटली अपोजिट होगा टू द एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मी और यू, F, ठीक है, तो FILB मिल गया। सो गाइज अपोजिट तो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल भी है और अपोजिट भी है, हमने इसको ऐसे दिखा दिया। बट मेरा चेंज भी होता है ना, मेरा F चेंज होता है, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो F इक्वल टू माइनस F1 आ जाएगा। लो गाइज अभी हमको F की वैल्यू मिली थी ILB साइन 90, अगर मैं 90 पे देखूं तो 1 होता है, ILB मिल गया, यानी इंडायरेक्टली वही मिला ना, F1 इक्वल टू F मिल गया, वही चीज है ना यार, देखो ना कहाँ गया, वही चीज है ना, ILB सेम चीज है, वही चीज यहाँ पे आ गई, एक ही बार में लिख सकते थे आप लोग। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। F इक्वल टू F1 ILB हमको मिला था ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, अभी डिराइव किया था ना, BLV अपॉन आर, पुट कर दो फटाक से, BLV अपॉन आर,
पुट कर दिया मैंने फटाक से आई की जगह में, और ये एल भी साइड में रखा। मैंने बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर कर दिया, बट ये वेलोसिटी बाकी है और आर बाकी है। तो एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर बाकी है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना गाइस, जब हमारा हम उसमें कौन सा वर्क कर रहे हैं, हम उसमें काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम उसमें काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं मतलब उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है। समझ रहे हो ना, मैकेनिकल मतलब एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी से कौन सा वर्क होगा आप ही बताओ जरा। मैकेनिकल वर्क ही होगा ना, मशीन में ही यूज होता है ना मैकेनिकल वर्क। और मैकेनिकल वर्क अगर जो हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क इज नथिंग बट पावर। आपने 9th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या होता है, पावर होती है। और पावर कितनी मिली है, एफ इंटू वी। हमने डिराइव किया कि नहीं किया था अभी, देखो ना एफ इंटू वी, सब रेडीमेड बना के रखा आपके लिए, ठीक है। तो एफ इंटू वी बना के रखा है। अब अभी अभी हमने सॉल्व किया कि एफ की वैल्यू क्या है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, यही था ना एफ, यही हमको डिराइव करना था। हमको मालूम है कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, और ये वी इधर पे रखा है। मैंने मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड, मैं अभी वेक्टर वेक्टर हटा दिया, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वी आ जाएगा। अब इस वी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये भी बन गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे के रखा, उसको ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में बहुत सारा नंबर दे दिया इक्वेशन का। नाउ अब गाइज हम यहाँ पे देखते हैं कि गाइज आप ही बताओ, हमने क्लास 10th में साइंस 1 में चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और मैंने अनअकैडमी में इसकी एक स्पेशल क्लास भी ली थी, ठीक है। सो मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर कोई भी वायर है आपके सामने, और अगर मान लो उस वायर में से इस तरीके से आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस नहीं या फिर चल रहा है, मूव कर रहा है करंट, तो इस वायर में हीट प्रोड्यूस होता है, यानी दिस इज द हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी कितनी होगी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी जो हमारी रहेगी, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगी। ये इतनी हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी पावर, कितना करंट इंड्यूस हो रहा है और कितना आर है। आपको नहीं मालूम है क्या, पावर इज इक्वल टू, चलो हीट इज इक्वल टू आप बताना, आई स्क्वायर आर टी, मालूम नहीं क्या आपको। और अगर मैं एच अपॉन टी कर दूं तो आई स्क्वायर आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। समझ में आया कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होता है, अरे पढ़े नहीं हो क्या 10वीं क्लास में साइंस 1 चैप्टर नंबर 4 में। रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट क्या होता है, पावर होता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। समझ गया, सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर यहाँ पे आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, पावर इन द सेंस हीट ही है यहाँ पे, इसके पूरा हीट ही आप लिख सकते हो, बस टी लगा दो ना। अभी अभी हमको आई की वैल्यू मिली थी ना, बी एल वी अपॉन आर, पुट कर दिया, और इसका स्क्वायर है, ये बाहर आर बैठा है, सबका स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर मिल जाएगा, पावर मिल गई। अब यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दिखा सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट rate of doing mechanical work is always same as the rate of production of heat। अगर आप किसी भी कॉइल में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और अगर उसमें आप मैकेनिकल वर्क करते हो, तो आप उतना ही मैकेनिकल वर्क करते हो जितना कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड या हीट प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब कि उसमें से ऐसा भी, मैं देखो दो तरीके से कहता हूं, दो तरीके से एक ही शब्द को कहता हूं, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से कहूंगा। आप इतना मैग्नेटिक वर्क प्रोड्यूस करोगे जितना कि उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या फिर आप जितना मैकेनिकल वर्क करोगे उतना ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दोनों इक्वल रहेंगे। अभी अभी हमने देख लिया P इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, और हमने यहां से भी देख लिया मैकेनिकल वर्क का रेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है। समझ गया कि नहीं समझ गया। सो आप जितना भी किसी भी कॉइल में, किधर गई मेरी कॉइल दिखाता हूं आपको, किसी भी कॉइल में, किधर है कॉइल बाबा, कॉइल किधर गई, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा, इधर कॉइल। किसी भी कॉइल में आप कितना बाहर से वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, कितना बाहर से आप लोग उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो आपका मैकेनिकल वर्क है। बाहर से आप कितना फोर्स अंदर बाहर दे रहे हो टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, वो आपका फोर्स है, दैट वन इज द मैकेनिकल वर्क, दैट वन इज द मैकेनिकल वर्क। बट जितना मैकेनिकल वर्क करोगे उतना इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, एंड इट इज प्रूवन। समझ गया, तो ये बात आपको समझ के रखनी है, हमने थियोरेटिकली प्रूव कर दिया। अब प्रैक्टिकली तो मैं करके दिखा नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिकली तो आप करो फिर जहां से करना है यार, आई एम सो सॉरी। समझ सकते हो, तुम्हारे भाई के पास इतने सारे इक्विपमेंट नहीं कि दिखाते बैठूं, है ना। लास्ट टॉपिक आज का पढ़ते हैं, एडी करंट। बहुत सारी जगह में मैंने देखा है गाइस, बहुत सारी जगह में कि बहुत बड़ा बड़ा इसका वीडियो बना के रखे हैं, 4-5 मतलब बना के रखते हैं 30-30 40-40 मिनट का, हमारा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप देखना एकदम चिंदू सा है, जितना आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जरूरी है उतना बता देता हूँ, सीटी के लिए जितना जरूरी उतना तो मैं बता ही रहा हूँ। अब आपको जेई देना है तो महाराष्ट्र बोर्ड से दुनिया को पता है जेई आप दे नहीं सकते हो,
एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। मैं आपको बोर्ड में पास करा दूंगा, वो सोचो ना जरा, बोर्ड के लिए सफिशियंट है हमारा चैनल, समझ गए ना। और जेई के लिए तो आपको एनसीईआरटी की तैयारी मुझे करानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी की वीडियो डालूंगा, तब तक आपका बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले बोर्ड दे रहा हूँ, फिर बाद में आपका एनसीईआरटी, समझ गया ना। तो यहाँ देखो पहले तो एडी करंट बहुत आसान है। हमने आज तक दुनिया में आपने यही देखा होगा कि जो करंट होता है किसी भी वायर में से सीधा निकलता है, वायर में पूरा प्रोड्यूस होता है। आज हम कुछ अजीब दिखने वाले हैं। अभी पहले वाला जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने एक कॉइल डाली थी, और वो जो हमारी कॉइल थी वो कॉइल रेक्टेंगुलर थी, मतलब इस तरीके से। बट इस बार मैंने क्या लिया है, वही सेम लिया है, लेकिन मैंने एक प्लेट ली है जो कि पूरी ऐसी पैक है, प्लेट बिस्किट प्लेट, मेटल की प्लेट, समझ रहे ना। प्लेट और कॉइल में डिफरेंस होता है, कॉइल पूरी ऐसे होती है और प्लेट ऐसी होती है, समझ गया ना। मतलब कि इसमें पूरा पैक है, पूरा एकदम ये ऐसी ये मेरी प्लेट है, दिस इज माय प्लेट, ठीक है, ये मेरा प्लेट है जो कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया इस केस में। और ये मेरी कॉइल थी जो कि यहाँ से सिर्फ करंट प्रोड्यूस होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें तो भाई इसके बीच में से भी करंट प्रोड्यूस होगा, हर जगह से करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसा हमने यहाँ पे कॉइल इस्तेमाल किया है, एक कंडक्टर एज अ प्लेट यूज किया मैंने, प्लेट। और पूरा प्लस वाला जो साइन है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, वो हमको मालूम है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पे लूप तो लिया है, जैसे कि प्रीवियसली हमने लिया था, वही चीज मैंने आपको थोड़ा लिख के रखा है, जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख सको यार। नहीं तो 2 मिनट का काम है समझाना इसको, बट जो आपके बुक में बोर्ड एग्जाम में आप आंसर में लिखोगे ना, तो वही मैंने लिखा है कि जो प्रीवियसली अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, उसमें जो लिया था, अभी इस बार हमने सॉलिड लूप लेना है। हमने कौन सा लूप लेना है, सॉलिड लूप लेना है, सॉलिड लूप। इसके पहले हमने नॉर्मल लूप ले लिया था, सीधा रेक्टेंगुलर लूप ले लिया था, अब हम सॉलिड लेंगे। अब गाइस जैसे कि हमने देखा कि हमारा पावर b² l² v² अपॉन r, r इज द रेजिस्टेंस था, b हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, l हमारा लेंथ ऑफ द कॉइल, हमारा जो फिर v था हमारा वेलोसिटी ऑफ द कॉइल विच इज अप्लाइड बाय अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, वो हमारा पावर था, उसमें करंट या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था। हमारी जो कॉइल में अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे थे, कुछ कैंसल आउट हो रहे थे, कुछ हमारे इक्वेट हो रहे थे, इक्वल कर दिया था हमने, निगेटिव थे भले। तो माय डियर इसमें भी देखो, और इसमें करंट भी इंड्यूस हो रहा था जो कि I था, कितना था उसकी वैल्यू BLV अपॉन R, इतना करंट इंड्यूस हो रहा था। लेकिन जो करंट था वो हमारा उस कॉइल के इस वायर के डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन इन दिस केस ये तो पूरा कॉइल ही है, तो अब क्या होगा, तो ऐसे केस में माय डियर, ऐसे केस में हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो लीनियर नहीं रहेगा, वो सीधा नहीं रहेगा, वो लूप में प्रोड्यूस होगा। कैसा प्रोड्यूस होगा, वो जो करंट का पाथ होगा वो हमारा रहेगा तो सब कुछ सेम, लेकिन वो हमारा लूप में रहेगा। आप देख सकते हो ऐसे लूप में प्रोड्यूस होगा, जबकि प्रोड्यूस कैसे होना चाहिए था, ऐसे, बट यहां पे कैसा रहेगा, लूप में करंट रहेगा, समझ गया। एंड दैट करंट इज नथिंग बट एडीज करंट, समझ गया कि नहीं। एडी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, प्रपोज ILV वैसा नहीं, जस्ट इन्होंने बोला था कि ठीक है एक करंट है जो लूप में प्रोड्यूस होता है। जब हम कोई भी सॉलिड लूप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर हम उसको आगे पीछे चेंज करें तो EMF तो इंड्यूस होता ही है, और फोर्स भी हमारा चेंज होता है, कुछ ना कुछ फोर्स अपोजिट होते ही हैं। लेकिन हमारा जो करंट है वो एक लीनियर डायरेक्शन में ना होकर के, अपोजिट डायरेक्शन में ना होकर के, हमारा कैसे रहता है, वो लूप में ऐसा घूमता है, अगल बगल करंट प्रोड्यूस होता है, ऐसे लूप में करंट प्रोड्यूस होता है, जादुई करंट लूप में प्रोड्यूस होता है अगल बगल। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लूप में प्रोड्यूस होता है, वैसे ही करंट भी लूप में प्रोड्यूस होता है, और इसी करंट को माय डियर हम एडीज करंट कहते हैं। मतलब उस साइंटिस्ट ने एडीज करंट बोला, समझ गया। तो जो करंट किसी भी कॉइल में लूप में प्रोड्यूस होता है उसी को हम एडी करंट कहते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। चलो माय डियर, तो हमारी देखो नोट्स वगैरह पूरी प्रिपेयर हो चुकी है सेल्फ इंडक्टेंस की, बट टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में सेल्फ इंडक्टेंस देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर कर देना, सभी लोगों में, सभी लोग इस वीडियो को मस्त मजे से देखो, शेयर करो, नोट्स बनाओ, नोट्स मेरी ले लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।